And today I'll discuss about electromotive force. It means EMF and internal resistance of the cell and terminal voltage, or we can say terminal potential difference. So first of all we'll discuss about cell. Cell is the combination of एनोड एज वेल एज कैथोड. जैसे एक बैटरी कुछ इस टाइप से हम लोग बनाएंगे जिसमें से दो रॉड डाला जाता है और उसको इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में इसको डाला जाता है. तो उसमें जो दोनों पॉइंट है, जो दोनों रॉड को डाला जाता है, उसमें दोनों रॉड को ही हम लोग एक को बोलते हैं एनोड, एक को बोलते हैं कैथोड, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है. ठीक है, तो ये सेल जो है वो दो रॉड का कम्बिनेशन है. और हम लोग यदि बैटरी का बात करें तो वो है कम्बिनेशंस ऑफ सेल. कम्बिनेशन ऑफ सेल को हम लोग बैटरी बोलते हैं. तो फिलहाल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेल. तो सेल कुछ इस टाइप से होता है जिसके इस यहाँ पे सॉल्यूशन होता है. सॉल्यूशन जो होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट. और जो ये दोनों रॉड को उसके अंदर डालते हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव, जिसको एनोड कैथोड बोलते हैं, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोड. उस रॉड को बोला जाता है इलेक्ट्रोड. इलेक्ट्रोड्स, 2 इलेक्ट्रोड्स है ना. एक सेल के लिए 2 इलेक्ट्रोड होना जरूरी है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव के लिए. तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन है हमारा, उसको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं हम लोग. तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन है कुछ इस टाइप से होता है. पॉजिटिव को बड़ा से दिखाते हैं और नेगेटिव को छोटा से दिखाते हैं. और उसके अंदर भी ये दोनों के बीच में जो है सो रेसिस्टेंस एक होता है, छोटा रेसिस्टेंस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस. मतलब इंटरनल रेसिस्टेंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बैटरी के अंदर भी एक रेसिस्टेंस है, क्योंकि वहाँ पे आयन मेरा क्रिएट हो रहा है ड्यू टू कॉलिजन से हमारा वहाँ पे क्या होता है, आयन जो है सो इंक्रीज और डिक्रीज होता है ड्यू टू कॉलिजन. तो वहाँ पे 100% जहाँ पे मूवमेंट है वहाँ पे क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा. और वो रेसिस्टेंस कब ऑफर होगा, कब स्टार्ट होगा, जब हमारा उस पर करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, तब वो रेसिस्टेंस वहाँ पे वर्क करना स्टार्ट करता है. वो किस तरह से करता है उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. इंटरनल रेसिस्टेंस तो समझ गए कि सेल के अंदर होता है वो, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनल मीन्स internal resistance. It means this is the very small resistance offered on the battery, offer on the cell in between two electrodes. इस दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में एक रेसिस्टेंस होता है जिसको कुछ इस टाइप से हम लोग इंडिकेट करते हैं. ये पूरा सेल का सिंबल है हमारा. और सेल जो है कुछ इस टाइप से ही बनाया जाता है, उसका रिप्रेजेंटेशन हमारा ये है. तो हम लोग अब डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये है क्या, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं. जैसे कि यहाँ पे सेल लगा दिए, इस सेल को ही हम लोग सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पहले से जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है आपका वो दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस है. मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट है, एक नेगेटिव पॉइंट है. मतलब पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का जो डिफरेंस है वो दैट इज पोटेंशियल, जिसको वोल्टेज भी बोला जाता है. पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हो और वोल्टेज भी बोल सकते हो, दोनों तो एक ही चीज़ है. तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. दिस इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में दोनों में डिफरेंस है. ईएमएफ भी हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है. ये भी जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ये भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ही है. बट दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट. किसी भी सर्किट का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है. बट ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कब, किस कंडीशन में आएगा ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस. तो उसको समझने के लिए देखो, मान लो कुछ इस टाइप से सर्किट बना हुआ है. तो ये हमारा सेल है. सेल को कुछ इस टाइप से दिखाते हैं, जो हम लोग यहाँ पे किनारे करके दिखा दे रहे हैं तुमको. इसके अंदर ये जो छोटा रेसिस्टेंस है इसको हम लोग आर बोलते हैं, स्मॉल आर से इंडिकेट करते हैं. दिस इज द स्मॉल रेसिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स. दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो रेसिस्टेंस होता है उसको हम लोग स्मॉल आर से इंडिकेट कर दिए हैं. ठीक है, तो ये पूरा सेल हुआ हमारा. तो इस कंडीशन में यदि देखें कि यदि ये मेरा सर्किट ओपन रहेगा, अभी फ़िलहाल क्या है, ओपन है. यदि ये ओपन रहता है तो वैसे कंडीशन में क्या होगा इसमें कि करंट फ्लो नहीं होगा, करंट इसमें मूव नहीं करेगा. क्योंकि हम जानते हैं कि करंट तभी मूव कर सकता है जब इसमें इस सर्किट मेरा क्लोज होगा, तभी ये करंट मूव कर सकता है इसमें. तभी तो पॉजिटिव से नेगेटिव तक जा पाएगा मेरा चार्ज, इलेक्ट्रॉन तभी तो मूव कर पाएगा. तो इलेक्ट्रॉन ओपन सर्किट में मूव नहीं कर सकता है. तो इसमें एक कंडीशन देखो, सर्किट में किस टाइप से बना है कि एक हम यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लिए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल रेसिस्टेंस. या फिर तुम एक एग्जांपल में ले सकते हो कि एक बल्ब लगा दिए. इस सर्किट में एक हम बल्ब यहाँ पे सेट कर दिए हैं जिसका रेसिस्टेंस कैपिटल आर है
और बैटरी के अंदर जो रेसिस्टेंस, उसका रेसिस्टेंस स्मॉल आर हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए, किस इस टाइप से शो करते हैं, स्मॉल आर से हम लोग यहाँ पे शो कर लिए हैं, बिकॉज ये बहुत ही छोटा रेसिस्टेंस है। और ये बल्ब सपोज कर लो और उसका रेसिस्टेंस हमारा कैपिटल आर है, मतलब लोड रेसिस्टेंस बोल सकते हो उसको, लोड रेसिस्टेंस। तो जब ये ओपन होगा, ये ओपन रहेगा, सर्किट क्लोज नहीं है, ओपन है, तो वैसे कंडीशन में हमारा जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वो कहाँ पे मिलेगा, क्योंकि देखो ये हमारा बैटरी ऑलरेडी चार्ज रहता है, तो यहाँ पे इसी का एनर्जी जब इसमें मूव करना स्टार्ट होगा तो बल्ब ग्लो करेगा, और बल्ब ग्लो करेगा तो 100% यहाँ से मेरा जो है सो लाइट के फॉर्म में एनर्जी कुछ हमारा क्या होगा, रिड्यूस होगा। इट मीन्स यहाँ पे हमारा मैक्सिमम एनर्जी भी है, तो मैक्सिमम एनर्जी मेरा जैसे ही बल्ब ग्लो होना स्टार्ट होगा, मतलब करंट इसमें जैसे ही मूव करना स्टार्ट होगा, यहाँ का एनर्जी मेरा क्या होना स्टार्ट होगा, यहाँ से एनर्जी जो है सो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ से डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा। डिस्चार्ज होगा तो 100% यहाँ से लॉस होना स्टार्ट होगा। यदि इस पॉइंट से लॉस होना स्टार्ट होगा तो हम कह सकते हैं कि लॉस होने से पहले जो एनर्जी था वो, मतलब इस सर्किट अभी ओपन है तो 100% यहाँ पे अभी मैक्सिमम एनर्जी हमारे पास है। जैसे ही इस सर्किट को हम अब क्लोज कर देते हैं, क्लोज करेंगे तो करंट यहाँ से स्टार्ट हो गया मूव करना, कुछ इस सर्किट में करंट मूव करना स्टार्ट हो गया, और करंट जैसे ही मूव करना इसमें स्टार्ट करेगा, बल्ब ग्लो करेगा, और बल्ब ग्लो करेगा तो इसके लाइट और हीट दोनों, लाइट और हीट के फॉर्म में एनर्जी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, रिड्यूस होना स्टार्ट होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, वो हमारा मैक्सिमम है इन कंपैरिजन ऑफ यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस। या फिर हम इसी पॉइंट का कंसिडर करते हैं कि इस सेल का 2 पॉइंट है यहाँ पे, एक पॉइंट ए एक पॉइंट ए है, इसी के बीच में हम वोल्ट मीटर लगाते हैं, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिए। तो एक कंडीशन क्या है, इस वोल्ट मीटर में जो रीडिंग होगा वो पहला रीडिंग जो लेंगे हम वो ओपन सर्किट के लिए लेंगे। ओपन सर्किट में जब हम रीडिंग लेंगे तो वैसे में जब रिजल्ट जो हमारा आएगा, मान लो कि 10 वोल्ट आया, कुछ इस टाइप से हम लोग एज्यूम करके पढ़ते हैं, 10 वोल्ट मिला। लेकिन जैसे ही करंट इस ओपन सर्किट को हम क्लोज कर देते हैं, अब 10 वोल्ट कब मिला, जब इस दोनों पॉइंट के बीच में हम वोल्ट मीटर लगाए तो 10 वोल्ट मिला। उस बैटरी का मतलब कैथोड और एनोड के कारण जो उसके अंदर एनायन, एनायन कैटायन जो भी बोलो, बहुत तरह केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है इस टाइप से। तो वहाँ पे क्या है ना, आयोनाइज्ड होकर के उसके पास एनर्जी कुछ इस टाइप से रहता है। जैसे तुम बैटरी भी सेल खरीदते हो टॉर्च में लगाने के लिए वगैरह वगैरह, बहुत तरह का बैटरी छोटा छोटा आता है। तो वो बैटरी जो है, हम लोग बैटरी जनरली बोलते हैं लेकिन वो सेल कहलाता है, बैटरी नहीं बोलते हैं उसको, सेल बोला जाता है। तो जो सेल है वो तो ऑलरेडी चार्ज रहता है, और चार्ज रहता है तो उसके ऊपर लिखा भी रहता है कि 10 वोल्ट 20 वोल्ट जो भी है कुछ टाइप से लिखा रहता है। तो ये 10 वोल्ट है, मान लो 10 वोल्ट का सेल है, तो 100% जब इसमें हम किसी में यूज़ करेंगे, कोई भी चीज़ में यूज़ करेंगे तो 100% लॉस होना इसका स्टार्ट हो जाएगा। तो लॉस होना जब स्टार्ट हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से लॉस होना स्टार्ट हुआ तो इसका पहले जो पोटेंशियल था क्या वो रहेगा, नहीं रहेगा वो। तो किसी भी सेल का जो मैक्स पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस होता है, वो मैक्सिमम तब होता है जब इसमें करंट फ्लो नहीं होता है। वो किस तरह से उसको मैथमेटिकली अभी हम बताएंगे आपको, बट ये थियोरेटिकली पहले से आप माइंड मेकअप करके रखो कि इस टाइप से होता है। इसको हम लोग रफली समझने की कोशिश कर रहे हैं, फिर मैथमेटिकली इसको देखेंगे किस तरह से ये कम होता है। तो किस तरह से एनर्जी रिड्यूस होगा, तो 100% मेरा जो है सो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ टाइप से होगा। तो हम अब यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन आता है कि इसको कैसे डिफाइन करें। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो हम EMF की बात कर रहे हैं, हम अभी बोल रहे हैं कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, तो मतलब सेल में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो EMF का डेफिनेशन ही है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इलेक्ट्रोड्स। इसे बोल दो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स, या फिर बोल दो ऐसे कि इट इज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। EMF जो है इट इज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल सा, ज़्यादा माइंड में आपको सेट नहीं करना है। EMF इज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें क्या होता है, इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब क्या है कि एक्चुअली सेल के अंदर क्या होता है ना कि 2 तरह का फोर्स वहाँ पे काम करता है। मतलब ये केमिकल एनर्जी जो है सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो 100% जब एनर्जी जहाँ होगा तो वहाँ पे फोर्स का होना तो है। तो एक्चुअली केमिकल एनर्जी जब हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो उसका उतना डीप हम लोग को जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप इतना जान लो कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं और उसके अंदर केमिकल जो होता है उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, केमिकल को इलेक्ट्रोलाइट, और दोनों को इलेक्ट्रोड बोला जाता है। और इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज़ द EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इज़ द
EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसको यदि एग्जैक्टली तुम बहुत अच्छे से डिफाइन करना चाहते हो तो इसको डिफाइन कुछ टाइप से कर सकते हो कि इट इज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन सेल इज इन द ओपन सर्किट, और ऐसे भी बोल सकते हो कि और नो करेंट ड्रॉन इन द सर्किट। मतलब जब करंट ड्रॉ नहीं हो इसमें, आई मीन सर्किट मेरा ओपन हो, वैसे कंडीशन में जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट इज़ द EMF। ठीक है, और जैसे इसमें करंट हम ड्रॉ कर देंगे दैट इज़ द टर्मिनल वोल्टेज। ध्यान देने की बात है यहाँ पे कि यदि हम इसको क्लोज कर देते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस उसके बाद जो हमारा वोल्ट मीटर का रीडिंग आएगा वो 100% लेस आएगा, जो पहले का वैल्यू था उससे हमारा लेस आएगा। और यदि लेस आता है तो वैसे मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और यदि हम करंट इसमें ड्रोन मतलब करंट इसमें मूव नहीं कर रहा है, मीन ओपन सर्किट है, तो उसको बोलते हैं EMF मतलब करंट नहीं दौड़ना चाहिए उस पर, तो EMF बोलते हैं उसको। और यदि उसमें करंट हम मूव करना स्टार्ट कर दिए, मतलब किसी कोई लोड रेसिस्टेंस उसमें दे दिए, तो वैसे में कहेंगे उसको टर्मिनल वोल्टेज। मतलब सर्किट विल क्लोज देन दैट विल बी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और टर्मिनल वोल्टेज भी बोल सकते हो। और यदि वहाँ पे सर्किट मेरा ओपन रहा तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब सर्किट में जब करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है तो हमारा सेल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम होगा उस समय। तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इज द EMF, एंड व्हेन करंट इज ड्रॉन in the circuit then there will be then potential difference between 2 points is called terminal potential difference। ठीक है, तो मतलब वही पॉइंट पे हम लोग दोनों, मतलब पॉइंट वही है मेरा, दोनों पॉइंट वही है, लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये है कि ओपन रहता है तो EMF बोलते हैं, और यदि वही चीज़ क्लोज होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। दोनों वोल्टेज से बता रहा है, लेकिन एक क्या है कंडीशन यहाँ पे, ऐसा क्यों क्या आ गया, ये भी जो है भी वोल्ट, मतलब हम यहाँ पे भी जो है सो हमारा पोटेंशियल, इसको मान लेते हैं टर्मिनल, इसको मान लेते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उसको बहुत सारा बुक E से भी रिप्रेजेंट करता है, या तो ऐसे इस तरह से E दिखाता है कुछ इस टाइप से, तो आपको जिससे रिप्रेजेंट करना है उससे करो, हम फिलहाल E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज द EMF, तो इसको बोला जाता है E, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, EMF, कैपिटल E से दिखाते हैं EMF को। तो ये जो है ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, बट कंडीशन क्या है कि ये जो भी से रिप्रेजेंट करें, मतलब यहाँ पे हम वोल्ट मीटर लगाएंगे इस जगह पे, तो वो भी से जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है दैट इज द टर्मिनल वोल्टेज। आप यहाँ भी लगा सकते हो, या तो यहाँ सेल के पास भी लगा सकते हो, रिजल्ट तो सेम ही आने वाला है, बिकॉज वायर तो वही है कुछ टाइप से। तो करंट जब ड्रॉ कर रहा है, करंट यदि उसमें मूव करे, करंट इसमें क्या है मूव कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में उसको उसका जो वोल्टेज आएगा V आएगा, उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। और EMF जो है, EMF आई मीन मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, ये कब आएगा, जब वहाँ पे करंट मेरा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इस V को हम कैसे दिखाएं इक्वेशन में, यदि मैथमेटिकली तुमको मान लो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो उसमें किस तरह से दिखाओगे। तो इस V को दिखाने के लिए हम लोग देख इस तरह से कुछ लिखा सकते हैं, V इज इक्वल्स टू E कैपिटल E मतलब मैक्सिमम वोल्टेज। और हम एक कंडीशन और भी बोले थे कि इसके अंदर एक इंटरनल रेसिस्टेंस होता है R, तो इस R के लिए भी एक छोटा वोल्टेज होगा, क्योंकि जब करंट इसमें ड्रॉ करेगा तो करंट मूव करेगा जब इसमें, तो 100% देखो करंट कुछ इस टाइप से मूव करेगा, ऐसे जाएगा I, करंट कुछ टाइप से मूव करेगा, तो यहाँ देखो डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, तो यहाँ पे इस सेल के अंदर जो हमारा रेसिस्टेंस है वो क्या करेगा, करंट को अपोज करेगा। और वैसे में जो हमारा वोल्टेज होगा उसको मान लो छोटा सा वोल्टेज वहाँ पे है, जिसको V डैश से मान लेते हैं कि फॉर दिस वन स्मॉल R स्मॉल रेसिस्टेंस देयर विल बी वोल्टेज इज वेरी स्मॉल। और इस वोल्टेज को हम लोग दिखा सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू IR, इस तरह से दिखा सकते हैं। वहाँ के लिए कैपिटल ये V जो है इसके लिए जो हमारा वोल्टेज होगा वो IR के बराबर होगा, IR के बराबर। और यहाँ पे स्मॉल r के लिए कुछ इस टाइप से दिखाएंगे, कहीं करंट तो सेम है बट रेसिस्टेंस दोनों का डिफरेंस है, तो डिफरेंस है तो इसका वोल्टेज यहाँ पे कुछ होगा, इसका वोल्टेज कुछ होगा। मतलब ये जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा, मतलब यहाँ पे इस तरह से भी दिखा सकते हो कि जो मेरा EMF है, हम दिखाते हैं कुछ उस तरह से कि टोटल जो हमारा EMF है कैपिटल E EMF जो मैक्सिमम है वोल्टेज, तो ये क्या करेगा, ये वोल्टेज हमारा टर्मिनल कब बता रहा है, जब करंट इसमें मूव कर रहा है। और करंट मूव करने के बाद दो वोल्टेज दिख रहा है, एक वोल्टेज दिख रहा है हमको इस रेसिस्टेंस के लिए और एक वोल्टेज दिख रहा है ये वाला रेसिस्टेंस के लिए, मतलब दो रेसिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है, इसके लिए कैपिटल V और इसके लिए स्मॉल v। इस तरह से दिखा सकते हो आप कि इसके लिए V डैश दिख रहा है और इसके लिए कैपिटल V दिख रहा है, तो ये दोनों का सम जो है सो टोटल मैक्सिमम EMF के बराबर आएगा। तो उसी चीज़ को यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देंगे कि V प्लस V डैश।
ये दोनों का तुम वैल्यू लिखो तो वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं, इसका हम भी रखते हैं और इसका रख देते हैं आई आर, क्योंकि इंटरनल रेसिस्टेंस इसलिए हम शो कर दे रहे हैं यहाँ पे। भी के फॉर्म में दोनों रहेगा तो कन्फ्यूजन होगा, कुछ टाइप से हम लोग दिखा देते हैं कि आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो ये हमको मिल गया टोटल ई एम एफ। टोटल ई एम एफ ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस इंटरनल वोल्टेज, इंटरनल वोल्टेज ऑफ द सेल। इंटरनल वोल्टेज ऑफ द सेल है और एक्सटर्नल वोल्टेज है। दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज एज वेल एज एक्सटर्नल वोल्टेज ऑफ द सर्किट, और यह है इंटरनल वोल्टेज ऑफ द सेल। ठीक है, ये दोनों का लेकिन कंडीशन है, ये तभी पॉसिबल है, ए आई आर तभी पॉसिबल है जब उसमें करंट फ्लो होगा, तभी पॉसिबल है। ठीक है, तो वो भी केस अभी यहाँ पे आपको बता देंगे। तो भी इतना आया, तो यहाँ पे हमको ये टर्मिनल वोल्टेज निकालना है। तो टर्मिनल वोल्टेज का कितना रिजल्ट आएगा, तो टर्मिनल वोल्टेज को सब्जेक्ट यहाँ पे करते हैं। यदि टर्मिनल वोल्टेज इक्वल्स टू आ जाएगा ई एम एफ, ये देखो ई एम एफ, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस आई आर, ये रिजल्ट आएगा आपका टर्मिनल वोल्टेज। भी इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, कुछ ये रिजल्ट आ रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही काम आएगा। V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, मतलब क्या है कि टोटल मैक्सिमम जो मेरा है ये बैटरी सेल के लिए है, आई मीन सेल के लिए जो मेरा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, उसमें एक छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, माइनस रिड्यूस हो रहा है, तभी हमको टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा। क्यों, क्योंकि यही तो उसके अंदर अपोज कर रहा है करंट को, तो जितना अपोज कर रहा है छोटा सा वोल्टेज, हमारा मैक्सिमम वोल्टेज में माइनस हो रहा है। तो ये हमारा मिल जाएगा टर्मिनल वोल्टेज। आप इक्वेशन को यहीं से हम कर रहे हैं, कुछ नहीं, जिस तरह से यहाँ समझा है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो यहाँ पे। तो हमारा ये मिल गया टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ द सेल माइनस अपोजिशन, आई मीन मिनिमम वोल्टेज ऑफ द सेल। मैक्सिमम ये अपोजिट, मतलब करंट जब ड्रॉ होगा तो कुछ टाइप से होगा। अब देखो तो यहाँ पे एक केस हम बताते हैं, देखो बहुत अच्छा केस है, बहुत ही सिंपल सा। यदि तुम देखना चाहते हो कि व्हेन करंट इज नॉट देयर, मतलब सर्किट जब ओपन रहेगा तो 100% क्या होगा, करंट जीरो होगा। मतलब ये सर्किट जब ओपन रहेगा या इसको हम क्लोज, इसका की को हम यदि क्लोज नहीं करें तो वहाँ पे करंट ड्रॉ करने का कोई चांस ही नहीं बनता है। और यदि हम जानते हैं करंट यहाँ से स्टार्ट होगा कुछ टाइप से, तो यदि ये ओपन है, ओपन रहेगा तो वैसे कंडीशन में करंट मेरा क्या होगा, जीरो। करंट जीरो है तो देखो पुट करके इस इक्वेशन में कि करंट को जीरो है, तो इसमें पुट करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, तो भी जो है वो किसके बराबर मिल जाएगा, आपको देख सकते हो भी इज इक्वल्स टू ई माइनस, ये तो जीरो हो गया तो यहाँ लिख सकते हैं ये आई जीरो, मतलब ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा मेरा, जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म पूरा जीरो हो जाएगा। मतलब आपको भी जो है सो ई के बराबर मिलेगा। मतलब टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल्स टू ईएमएफ। टर्मिनल वोल्टेज जो है वो कब हमारा इक्वल होगा ईएमएफ का, जब करंट उस पर मूव नहीं करेगा, जब करंट वहाँ पे जीरो होगा। when current is not there, I mean current is not moving through the circuit, then we can say electromotive force is equivalent to the terminal voltage। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन कभी कभी सीबीएसई क्वेश्चन पूछती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये फर्स्ट कंडीशन हम कहीं बताए होंगे, ये चलो ठीक है हम अभी दिखाते हैं कि ये टर्मिनल वोल्टेज जो हम अभी इसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं कि जब करंट इसमें ड्रॉ होगा, जब करंट इसमें मूव करेगा तो टर्मिनल वोल्टेज जो होगा, मतलब व्हेन करंट इज मूविंग थ्रू द सर्किट, करंट जब मूव करेगा इसमें तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल जो टर्मिनल वोल्टेज है वो ईएमएफ से लेस होगा। यहाँ देख भी सकते हो कि ईएमएफ से लेस है क्योंकि इसमें इतना सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है, तो ये तो कम होगा इससे तो ये 100% कम होगा। तो यदि टर्मिनल वोल्टेज लेस है कब, जब यहाँ से करंट डिस्चार्ज हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, डिस्चार्ज, मतलब सेल से मेरा जो सेल जो है डिस्चार्ज हो रहा है, तो सेल जब डिस्चार्ज हो रहा है तो ये जो भी है वो मेरा लेस होगा ईएमएफ से। आई मीन टर्मिनल वोल्टेज विल बी लेस देन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स व्हेन डिस्चार्ज द सेल। जब सेल मेरा डिस्चार्ज होगा तब कुछ इक्वेशन इस तरह से आएगा। और कंडीशन अब ये आता है, सीबीएसई कभी कभी क्वेश्चन ये पूछती है क्या वी जो है वो ग्रेटर देन हो सकता है ईएमएफ से, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कभी ग्रेटर होगा ईएमएफ से। तो हाँ, तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, हाँ होगा। कब होगा ये, जब हम सेल को चार्ज करेंगे, उसमें हमको सर्किट से मतलब उस समय नहीं रहेगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो यदि हम सेल को चार्ज करेंगे तो क्या होगा, सेल जब चार्ज होगा, मतलब हम लोग बैटरी को तो चार्ज करते हैं चार्जेबल वाला, तो हम यदि चार्ज करेंगे वैसे कंडीशन में क्या होगा कि जो मेरा
वहाँ पे मतलब क्या बोल सकते हैं, आयनाइज ज़्यादा होगा, आयनाइजेशन ज़्यादा होगा, कॉलिजन ज़्यादा होगा। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस कंडीशन में हमारा, या तो ऐसे करो, मेरा सर्किट क्लोज ही है मान लो 1 मिनट के लिए, और इसको हम क्या कर रहे हैं, साथ ही चार्ज कर रहे हैं। तो चार्ज करेंगे तो इसका जो आयनाइजेशन है, आयनाइजेशन इसका इंक्रीज़ होगा, और आयनाइजेशन इंक्रीज़ होगा तो 100% इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बढ़ेगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है सो लेस होगा। ऐसा इसलिए होगा, देख सकते हो क्यों ऐसा होता है, कि जब हम इसको चार्ज करेंगे तो कॉलिजन बढ़ेगा। ये कैसे बढ़ता है कॉलिजन, उसके पीछे भी रीज़न हम बताते हैं, अभी रेसिस्टेंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। बस इतना आप माइंड में रखो कि जब हम डिस्चार्ज करते हैं तो वहाँ से करंट क्या होता है, डिस्चार्ज करते हैं, मतलब डिस्चार्ज मतलब सेल से मेरा एनर्जी लॉस हो रहा है, तो कुछ इक्वेशन इस टाइप से बनता है। और जब इसको चार्ज करेंगे तो बस कुछ नहीं करना है तुमको, भी जो है वो यहाँ पे प्लस साइन लगा दो, ये V इज इक्वल्स टू ई प्लस आई आर। बस एक छोटा सा बस यहाँ पे पॉजिटिव प्लस कर देना है, मतलब ये जो वोल्टेज है, इंटरनल रेसिस्टेंस जो है उस समय वो तुम्हारा वो पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए क्योंकि वो बढ़ रहा है, मेरा वोल्टेज को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है उस समय, मतलब डायरेक्शन क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है हमारा। ये चार्ज हो रहा है, मतलब चार्जिंग के केस में जब चार्ज हम करेंगे सेल को, वैसे कंडीशन में यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, और जब डिस्चार्ज करेंगे तो नेगेटिव होगा। बस यही इक्वेशन में आपको माइंड में हमेशा रखना है। दो इक्वेशन आप यहाँ पे हमेशा माइंड में रखना, V इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, आई मीन टर्मिनल वोल्टेज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। ये कब है, जब इसको हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। डिस्चार्ज मतलब किसी भी सर्किट में कोई बल्ब को जला दे रहे हैं। और सेकेंड केस V इज इक्वल्स टू ई प्लस आई आर कब होगा, जब उस बैटरी को हम चार्ज कर रहे हैं, चार्ज करते हैं। तो चार्जिंग केस में पॉजिटिव और डिस्चार्जिंग केस में नेगेटिव। तो कंडीशन यहाँ पे क्या है कि ऐसे कंडीशन में जब डिस्चार्ज होता है तो V जो है वो लेस होता है हमारा किससे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से, और जब चार्ज होता है तो V जो है सो ग्रेटर हो जाएगा किससे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से। यही दो कंडीशन है, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। अब कुछ ये दोनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी इक्वेशन से हम लोग बहुत कुछ समझेंगे, सीखेंगे, ठीक है। तो दो इक्वेशन इज यहाँ पे जो दिख रहा है तुमको बहुत इंपॉर्टेंट है, V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, V इज इक्वल्स टू ई प्लस आई आर। कंडीशन भी समझ गए आप कि यहाँ पे माइनस होगा तो लेस होगा V, यहाँ पे प्लस होगा तो 100% ये मैक्सिमम होगा, ठीक है। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग लेस, टर्मिनल वोल्टेज लेस होगा, और चार्जिंग टर्मिनल वोल्टेज ग्रेटर होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इंटरनल रेसिस्टेंस है सो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। हम लोग इसे भी जानते हैं कि रेसिस्टेंस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, बट यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे किस टाइप से डिपेंड करता है। तो इंटरनल रेसिस्टेंस जो है वो R है, इंटरनल रेसिस्टेंस इज द R। ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर सकता है। तो हम बोले थे दो इलेक्ट्रोड्स है, सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उसके बीच में डिस्टेंस होता है, कुछ डिस्टेंस मान लो, कुछ तो डिस्टेंस रखना पड़ता है, उस डिस्टेंस को हम D मान लेते हैं। तो ऐसा कंडीशन AD जो डिस्टेंस है, यदि हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू थ्योरी, या तो आप समझो इसको डायमेंशन पे डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस वैसे भी हम लोग पहले से जानते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि रेसिस्टेंस जो है, इंटरनल रेसिस्टेंस इज डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, मतलब इलेक्ट्रोड के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि डिस्टेंस जितना कम होगा, डिस्टेंस जितना कम होगा इस इलेक्ट्रोड का, उतना ज़्यादा कॉलिजन होगा, और कॉलिजन जितना ज़्यादा होगा आयनाइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा आयनाइजेशन होगा, आयनाइजेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इसका क्या होगा, आयनाइजेशन ज़्यादा होगा तो उसका रेसिस्टेंस जो है सो उतना ही बढ़ेगा। या तो सिंपल सा आप माइंड में रखो कि डिस्टेंस विल इंक्रीज, देखो क्लोज रहेगा तो 100% उसका क्या है, क्लोज होगा तो आयनाइजेशन बढ़ेगा, आयनाइजेशन बढ़ेगा तो करंट जो है मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा मतलब करंट का जो 100% आयनाइजेशन बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ा तो रेसिस्टेंस कम हो गया। तो डिस्टेंस यदि ज़्यादा करेंगे तो कॉलिजन कम हो जाएगा, तो डिस्टेंस विल इंक्रीज देन रेसिस्टेंस विल ऑल्सो इंक्रीज बिकॉज कॉलिजन विल बी लेस। डिस्टेंस बढ़ेगा तो कॉलिजन लेस होगा, कॉलिजन लेस होगा तो 100% रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। एक सेकेंड फैक्टर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब किसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, जो उसमें रॉड डाला जाता है दो ठो सेल बनाने के लिए, जब रॉड दो ठो डाला जाता है, और रॉड जो है उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। मतलब देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस मेरा कम होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो दो सेल को
सेल के अंदर जो रॉड रखेंगे तो यदि वो उसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो कॉलिजन ज़्यादा होगा, क्या कि उसको एरिया ज़्यादा मिल रहा है। यदि वो मोटा मोटा रॉड रहेगा तो 100% कॉलिजन ज़्यादा होगा, और कॉलिजन ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आयनाइजेशन ज़्यादा होगा तो करंट मेरा कम हो जाएगा, करंट कम होगा तो रेसिस्टेंस आयनाइजेशन ज़्यादा होगा तो करंट ज़्यादा हो जाएगा, करंट ज़्यादा होने से रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। मतलब ये यदि ज़्यादा तो रेसिस्टेंस कम, वही केस है। डिस्टेंस बढ़ा दे रहे हैं तो आयनाइजेशन कम हो जा रहा है, आयनाइजेशन कम हो जा रहा है तो रेसिस्टेंस कम ज़्यादा हो जा रहा है। डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो आयनाइजेशन कम हो रहा है तो रेसिस्टेंस जो है ज़्यादा हो जा रहा है। आयनाइजेशन कम तो करंट कम, और करंट कम तो रेसिस्टेंस भी कम। ठीक है, उसी तरह से यहाँ होता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को यदि ज़्यादा कर दें, मतलब मोटा मोटा रॉड डाल दें, तो कॉलिजन ज़्यादा होगा, और कॉलिजन ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन ज़्यादा होगा, और आयनाइजेशन ज़्यादा होगा तो 100% जो आयन बढ़ रहा है उसमें आई मीन चार्ज बढ़ रहा है तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ने से रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। मतलब यही दो फंडा है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। डिस्टेंस बढ़ा तो आयनाइजेशन कम हुआ, आयनाइजेशन कम हुआ तो करंट ज़्यादा कम हुआ, करंट कम हुआ, इसका कारण है रेसिस्टेंस का ज़्यादा हो जाना। तो ये चीज़ है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिए तो रेसिस्टेंस मेरा कम हो गया, बिकॉज आयनाइजेशन वहाँ बढ़ गया तो करंट बढ़ गया, करंट बढ़ गया तो रेसिस्टेंस कम हो गया। ठीक है, और थर्ड कंडीशन है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। थर्ड वन इज डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है ये। मतलब उस केमिकल, जो केमिकल को डालते हैं हम सेल बनाने के लिए, उस केमिकल के अंदर यदि हम टेम्परेचर बढ़ा दें तब टेम्परेचर बढ़ाने से भी वहाँ पे आयनाइजेशन क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। और यदि आयनाइजेशन बढ़ गया मतलब नंबर ऑफ चार्जेस, आई मीन नंबर ऑफ एनोड कैथोड यदि इंक्रीज हो गया, देखो ना आप टेम्परेचर अब बढ़ा के देखो, टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो क्या बढ़ा, करंट इंक्रीज़ हुआ, तो करंट यदि इंक्रीज़ करेगा तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। इसीलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि इफ टेम्परेचर विल इंक्रीज देन आयोनाइजेशन विल बी ऑल्सो इंक्रीज, इफ आयोनाइजेशन विल इंक्रीज देन करंट विल इंक्रीज, करंट विल इंक्रीज देन रेसिस्टेंस विल डिक्रीज। कुछ इस टाइप से है। कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं कि रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आयंस, ऐसे बोल सकते हो कि इंटरनल रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आयंस। मतलब आयोनाइजेशन, जो आयोनाइजेशन बोल रहे हैं, आयंस मतलब चार्जेज बोल दो एक तरह से। तो नंबर ऑफ आयंस यदि मेरा बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस 100% घटेगा। इसी के अकॉर्डिंग देख सकते हो, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कॉलिजन बढ़ेगा, कॉलिजन बढ़ेगा तो 100% आयोनाइजेशन होगा, आयोनाइजेशन बढ़ेगा, आयोनाइजेशन बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ने से रेसिस्टेंस घटेगा 100%। तो उसी तरह से यहाँ पे हम एक इस कंडीशन को भी डाल दिए कि इफ आयोनाइजेशन विल इंक्रीज then resistance will decrease this, so resistance is inversely proportional to the ions के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। तो देखो इस पूरे लेक्चर में हम लोग क्या क्या रीड किए, सो देख सकते हो आप यहाँ पे। हम लोग भी के बारे में बोले कि टर्मिनल वोल्टेज है, ये किसके बराबर है, ईएमएफ टोटल मैक्सिमम वोल्टेज में इंटरनल रेसिस्टेंस को माइनस कर दो। एक केस कब पॉसिबल था, एक केस हमारा पॉसिबल था कि टर्मिनल वोल्टेज जब हमारा लेस होगा किससे, ईएमएफ से होगा, और एक क्लोज सर्किट के लिए है। ठीक है, कुछ इस टाइप से जब इसमें करंट मूव करेगा तब का कंडीशन है। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कब ये दोनों इक्वल होगा, इक्वल तब होगा जब करंट हमारा वहाँ पे 0 होगा, मतलब ओपन सर्किट के लिए कुछ इतना होगा। एक इक्वेशन ये इंपॉर्टेंट है, एक किसके लिए है, डिस्चार्जिंग के लिए। जब वो डिस्चार्ज होगा, बैटरी हमारा डिस्चार्ज होगा तब, जब उसका एनर्जी हमारा हीट के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में, हमारा किसी भी फॉर्म में, हमारा साउंड के फॉर्म में भी जा सकता है, किसी भी फॉर्म में वो एनर्जी यदि रिड्यूस होगा, वहाँ से डिस्चार्ज होगा, तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। टर्मिनल किसको बोलते हैं, जो हमारा एक्सटर्नल लोड देते हैं उसमें। एक्सटर्नल लोड मतलब कोई भी तुम बल्ब लगा दो या कुछ भी लगा दो उस सेल से, टॉर्च भी जलाते हैं तो एक बल्ब लगाते हैं, उसमें भी रेसिस्टेंस होता है। तो डिस्चार्जिंग के केस में हमारा ये इक्वेशन एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ए आई आर किसका, इंटरनल रेसिस्टेंस का, मतलब इंटरनल वोल्टेज है ये सेल का। सेकेंड वन केस V इज इक्वल्स टू, हम ये रीड किए प्लस, मतलब यहाँ पे माइनस है तो हम एक नेक्स्ट पढ़े थे प्लस, E इज प्लस आई आर, ये वाला एक कब है, इसमें V जो है सो ग्रेटर होगा EMF से। कब, किस कंडीशन में, जब चार्ज करते हैं बैटरी को, बैटरी के चार्ज करने के केस में कुछ ये इक्वेशन होगा। सो बोथ द इक्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट
यही 2 इक्वेशन है इस पूरे चैप्टर के लिए हमारा इम्पोर्टेंट, इसको हमेशा माइंड में आपको रखना है, जो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हेल्प करेगा। न्यूमेरिकल सेक्शन में जब भी हम न्यूमेरिकल बताएंगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो कुछ इतना था आज के लेक्चर में। सो थैंक यू फॉर टुडे लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।